हमें स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम भी उसके लिए उत्तरदायी हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हमने अपने साहित्य को, अपनी भाषा को उचित रूप से सम्मान नहीं दिया। तो ये वस्तु स्थिति, इसके लिए जिम्मेदार भी हम लोग हैं, हम हिंदी वाले, हम जो इसको विश्व की गरिमापूर्ण स्थिति पर ले जाना चाहते हैं, हमसे कितनी ज़्यादा भूलें हो जाती हैं अजाने में। ये बड़ा एक विचित्र विषय है कि अक्ल ने बर्बाद कर डाली हैं कितनी बस्तियाँ, अक्ल ने बर्बाद कर डाली हैं कितनी बस्तियाँ, और इश्क ने आबाद कर डाले हैं वीराने बहुत। और ये इश्क जो है, ये कोई शारीरिक इश्क की बात मैं नहीं कर रहा, ये बहुत कुछ ऊपर तक ले जाता है, लेकिन वो आबाद करता है। और बौद्धिकता कई बार तब थकाती है जब उसके परिणाम जो है उनको एक जैसे माखन निकालते हैं, उस तरह से हम अगर मंथन में निकाल ना पाएँ तो बड़ी तकलीफ़ होती है। मित्रों, इतने ओजस्वी वक्तव्य के बाद मेरे जैसे व्यक्ति को खड़ा कर देना बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन मुझे एक दायित्व सौंपा गया है, और जहाँ तक आप कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, आपने हाथ खड़ा किया शायद। अच्छा। एक कवि का फ़ोटो, एक आपके उत्तर प्रदेश के कवि थे असगर देवबंदी, उनका चित्र ऐसे ही खींचा जा रहा था, तो उन्होंने पूछा फोटोग्राफर से कि चित्र का क्या करोगे। फोटोग्राफर ने सीधी बात कही, साहब बच्चों को डराया करेंगे। तो आपके मन में कोई ऐसा इरादा तो नहीं है? चलिए, एक बड़े ही गहन विषय पर एक विद्वान का ओजस्वी वक्तव्य और उसके बाद मेरे जैसे अदना व्यक्ति को खड़ा कर देना बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन एक दायित्व मिला है तो कुछ बातें आपसे साझी कर लूँ, ये अवसर मुझे मिला है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हम लोग कई बार ओज की मुद्रा में जो व्यवहारिक धरातल है उसकी कई बार हमसे अजाने में उपेक्षा भी हो जाती है, और उसमें बहुत सारी कटु स्मृतियाँ भी हैं, और उसमें बहुत सारी जो एक कटु अनुभव वो भी हैं। मुझे अभी गुरुदेव ने पूछा कि एक हरियाणा में एक एनसाइक्लोपीडिया छपा था, वाणी प्रकाशन ने छापा था, उसका क्या बना। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं इस बारे में मौन हूँ। जब इतिहास मौन है तो मैं भी मौन रहना पसंद करूँगा, क्योंकि सारी बातें मंच पर नहीं कही जा सकती, नए विवादों को जन्म मिलेगा, और विवादों को जन्म ना दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग कुछ पलों के लिए मिले हैं तो कुछ रचनात्मक बातें, थोड़ी सी जो चिंतनीय हैं उन पर बातें कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मित्रों, साहित्य में कितनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य है। मैं दो तीन हल्की फुल्की बातें कहकर, मैं बहुत गंभीर वक्ता नहीं हूँ, मैं आपको बड़ी विनम्रतापूर्वक भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, लेकिन दो तीन बातें हैं जो साहित्य का महत्व दर्शाती हैं। एक उल्लेख मैं हरियाणा के एक राज्यपाल महोदय का करना चाहूँगा, नाम नहीं लूँगा, सभ्यता इस बात का तकाजा है कि नामों पर ना जाया जाए। तो एक बार राजभवन में हमने संदेश भेजा कि महाराज, जो यहाँ गोपाल दास नीरज जी आए हुए हैं, तो क्या उनको राजभवन बुला लिया जाए। तो उन्होंने कहा, भाई कोई भी कवि हो, साहित्यकार हो, उसको ले आइए। तो हमने कहा, इतना तो साहित्य प्रेम आपके मन में कभी दिखाई नहीं दिया। तो उनका एक ही उत्तर था कि एक प्रसंग सुन लो छोटा सा, और प्रसंग के बाद आप मान जाओगे कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैं एक समय में एक राज्य का मुख्यमंत्री था, और मुख्यमंत्री बनने के बाद आदमी का जो चिंता का या चिंतन का स्तर है वो बिल्कुल अलग होता है। उस समय मेरे एक निजी सचिव ने मुझे आकर कहा कि मुख्यमंत्री महोदय, यहाँ पर महादेवी वर्मा एक वक्तव्य के लिए आई हुई हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो उनको राजभवन में बुलाकर सम्मानित कर दिया जाए। तो कहते मेरे मुंह से निकल गया अनायासी, कौन महादेवी वर्मा। और जब ये मुंह से निकल गया तो उस वक्त एक पत्रकार राजस्थान के बड़े प्रख्यात थे, कर्पूर चंद कुलिश, वो उनके पास बैठे थे। तो कुलिश जी ने अगले दिन राजस्थान पत्रिका का मुख्य हेडलाइन दे दिया कि मुख्यमंत्री पूछते हैं महादेवी वर्मा कौन है। अब वो समाचार जब दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली तत्काल ये प्रतिक्रिया हुई कि प्रधानमंत्री जो भी वहाँ पर थे
उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री को बुला भेजा कि मुख्यमंत्री महोदय आप यहाँ बैठिए और यहाँ अपना अपना त्याग पत्र दे दीजिए, क्योंकि मुझे ये सहन नहीं होगा कि मेरे दल का और मेरे किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये पूछे कि महादेवी वर्मा कौन है। अगर ऐसी बात है तो आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। और उन्होंने स्वयं राज्यपाल महोदय ने बताया कि मुझे त्यागपत्र देना पड़ा और त्यागपत्र मेरा स्वीकार हुआ इसी आधार पर कि मैं महादेवी वर्मा को नहीं जानता। और उसके बाद मैंने संकल्प ले लिया कि कोई भी साहित्यकार आए उनको ले आओ ऐसा ना हो कि जिस पद पे बैठा हो ये पद भी कहीं और चला जाए। और दूसरी एक आपको इसी तरह की एक और बैंक घटना जिसका संबंध भी साहित्य से है। गुरुदेव, हमारे यहाँ एक कोश छपा था, हरियाणवी हिंदी शब्दकोश, और वो इतना विशाल कार्य था, बहुत विशाल कार्य था। एक निदेशक थे हमारे विद्वान, उन्होंने बड़े मनोयोग से, वैसे उस समय निदेशकों को भी कुछ लिखने का मिलता नहीं था, वो आज भी नहीं मिलता, तो उन्होंने बड़े मनोयोग से वो शब्दकोश तैयार किया। अब शब्दकोश का मेरे ख्याल में उसके पृष्ठ संख्या 1200 के आसपास थी। मेरे सहयोगी बैठे हैं विजेंद्र जी, ये साक्षी भी हैं। और 1200 पृष्ठों का वो ग्रंथ जो अपने आप में एक दुर्लभ कृति थी, वो उसको लेकर एक राजनीतिज्ञ, एक अदना राजनीतिज्ञ मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास पहुंच गए। देखिए साहब, इसमें आपकी जाति के बारे में क्या लिखा है? तो जाति सूचक शब्द में उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि ये जाति मेहनत कश है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, कुछ ऐसी बातें कह दी जो ये कहीं आक्षेप देती थी कि ये इस वर्ग के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे या विद्वत जन में शुमार नहीं होते। मुख्यमंत्री ने शिकायत सुनी और बिना देखे कि पुस्तक क्या है, ग्रंथ क्या है, उन्होंने एक आदेश जारी किया कि अगर शाम तक आज के सूर्यास्त से पहले पहले ये सारे ग्रंथ घग्गर नदी में ना फिकवाए गए तो मैं सारी अकादमी के बंदों को वहाँ पर फिकवा दूँगा। और मुख्यमंत्री की छवि एक ऐसी थी कि उनकी छवि के आगे कुछ भी, मुख्यमंत्री कहाँ के हैं बहुत लोग जानते हैं, इसलिए मैं उनका उल्लेख नहीं करूँगा। तो आदेश हो गया। कुछ दिन के बाद मुझे अकादमी में ही निदेशक पद पर जाने का अवसर मिला। मुझे कार्यालय दिखा गया और एक स्टोर दिखाया गया। मैंने कहा ये स्टोर किस लिए है? तो बताया गया कि ये स्टोर में एक पुस्तक है विशेष जो रखी है, जिसको हमने छिपा कर रखा है किसी की नज़र न पड़ जाए। पुस्तक कौन सी है? पुस्तक है हरियाणवी हिंदी शब्दकोश। यहाँ छुपा कर क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके बारे में आदेश है कि इसे घग्गर नदी में सूर्यास्त से पहले पहले फिकवाना है। और हमारी समस्या ये है कि हम अपने अकाउंट्स फार जब करते हैं, उस खातों में इस पुस्तक को कहाँ दिखाएं? हम नष्ट नहीं कर सकते, कोई विद्वानों की सम्मति नहीं है इसके बारे में। हमारे सामने यही है कि हम सब लोग जितने भी कर्मचारी हैं वो 100 रुपये वेतन में से निकाल के 5000 रुपया इस स्टोर का किराया दे दें ताकि हमारे ऊपर कल को आँच ना आए। तो इन स्थितियों से भी यही हमारा प्रदेश जहाँ हम बैठे हैं आज, डॉक्टर रमेंद्र जी, मैं आपको याद करा रहा हूँ कि ये प्रदेश हमारा कुछ ऐसा विचित्र भी रहा है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। और उसके बाद जब मैंने वो पृष्ठ निकाला तो देखा कि वो उसमें कोई ख़ास भूल नहीं थी। तो मैंने एक विनम्र सा आदेश दिया कि इस पेज को फाड़ दिया जाए और इस पेज के स्थान पर एक नया पेज लगा दीजिए और इसकी रीबाइंडिंग करा लीजिए। और आप विश्वास मानिए कि रीबाइंडिंग कराने के बाद मेरे तत्कालीन सहयोगी भी थे और आज भी सहयोगी हैं, विजेंद्र भी गवाह हैं, हमने उसी ग्रंथ से 35 लाख रुपए अर्जित किए और 35 लाख की आय सरकारी खाते में गई। और वो घग्गर नदी की बजाय वो लोगों के पुस्तकालयों में, राज्य भर के पुस्तकालयों में पहुँचा। मेरा मतलब ये राजनैतिक जीवन कुछ ऐसा है, इसमें बहुत सारी बातों को ज़रा सावधानी पूर्वक देखना पड़ता है। मुझे वह भी याद है कि जब एक बार संसद की सीढ़ियों से दिनकर जी आगे आगे थे, नेहरू जी भी उतर रहे थे, तो नेहरू जी का पाँव लड़खड़ाया और दिनकर जी ने बड़े अच्छे ढंग से संभाल लिया, गिरने से संभाल लिया। तो तब नेहरू जी ने कहा, दिनकर जी आपने तो कमाल कर दिया, मुझे बचा लिया। तो कहने लगे, नहीं, जब भी राजनीति डामाडोल होती है साहित्य ही संभालता है, इसलिए मेरा ये जिम्मेदार था, मेरा ये दायित्व था। वैसे बहुत सारे प्रसंग हैं मित्रों
जिनसे ये तो सिद्ध होता है कि साहित्य का महत्व क्या है, लेकिन इसका एक अंधेरा पहलू भी है। अंधेरा पहलू जिस प्रदेश में हम बैठे हैं शुक्ल जी, इस प्रदेश में हर वर्ष लगभग 1200 हिंदी की पुस्तकें हिंदी के लेखक लिखते हैं, छपवाते हैं, छपती हैं, और वो 1200 पुस्तकें उनका एक लोकार्पण होता है, एक चित्र, 5 पंक्तियों की एक खबर, और इसके बाद पुस्तक कहाँ गई किसी को पता नहीं होता। और जो छपवाने वाला लेखक है, बहुत सारे शायद यहाँ बैठे हों मेरे जैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने कुछ पैसे देकर वो पुस्तक छपवाई थी, मनोयोग से, एक चाव था कि हमारे नाम पे एक अच्छी पुस्तक आनी चाहिए, और पुस्तक का हश्र क्या हुआ ये भी हमें थोड़ा सा हिंदी वालों को देखना है। और वस्तु स्थिति ये है शुक्ल जी कि हिंदी की पुस्तकें आज भी, जब मेला लगता है पुस्तक मेला, तो वहाँ बिकती नहीं हैं। कुछ एक पुस्तकें सरकारी खरीद में जाती हैं और बहुत कम पुस्तकें ऐसी होती हैं जो ख़रीदी जाती हैं बड़े चाव से, बड़े मनोयोग से, और उसके बाद जो कुछ होता है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और अगर यही कभी कभी ये लगता है कि हिंदी का कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है, या हिंदी की जो सृजनशीलता है, या जो प्रकाशन वर्ग है, या लेखक वर्ग है, उसको उसका उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा, तो उसका कुछ ना कुछ हमें स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम भी उसके लिए उत्तरदायी हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हमने अपने साहित्य को, अपनी भाषा को उचित रूप से सम्मान नहीं दिया। तो ये वस्तु स्थिति, इसके लिए जिम्मेदार भी हम लोग हैं, हम हिंदी वाले, हम जो इसको विश्व की गरिमापूर्ण स्थिति पर ले जाना चाहते हैं, हमसे कितनी ज़्यादा भूलें हो जाती हैं अजाने में। ये बड़ा एक विचित्र विषय है। और आज भी मैं थोड़ी सी बात और करके मैं मूल विषय पे आता हूँ। आज भी अगर हिंदी में लेखक को मिलने वाले परिश्रमिक की बात की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारा लेखक ऐसा है जिसको कभी भी 2-4 लाख से ज़्यादा कभी भी परिश्रमिक मिला हो। और मैं उन लेखकों को भी इसमें शुमार करता हूँ जिनके संग्रहणीय और जिनके उत्कृष्ट ग्रंथों की संख्या भी 50 से ऊपर है, लेकिन वो लेखन के आधार पर, कलम के आधार पर कभी भी अपनी रोटी और रोज़ी नहीं चला पाए, ये भी एक शाश्वत सत्य है। लेकिन इसके विपरीत क्षेत्रीय भाषाओं का देख लीजिए। मलयाली में आज भी आप कभी केरल में कभी जाएं, उस क्षेत्र में कभी जाएं, वहाँ कोई पुस्तक मेला देखें तो लोगों के वहाँ धोती, गुरुदेव आप जैसे लोग पहन के जाते हैं, तो वहाँ धोती के एक पल्लू में किताबें खरीद खरीद के वो लोग पागल हो जाते हैं। मलयाली में यही स्थिति है, बंगला भाषा में यही स्थिति है। ये दोनों भाषाओं को तो मैं साक्षी हूँ कि दोनों में इतना ज़्यादा पुस्तकों की खरीद होती है, और वहाँ का जो लेखक है वो भी समृद्ध है, और वहाँ का लेखक अपने लेखन के लिए उसे किसी भी और प्रश्रय की या किसी प्रकार के संरक्षण की या किसी प्रकार की कोई वृत्ति की ना तो अपेक्षा होती है और ना ही वो उम्मीद करता है। लेकिन उसकी पुस्तकें जो हैं उसको पाठक भी मिलते हैं और उसको ख़रीदने वाले भी मिलते हैं। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? इस हाल में हम लोग 100 से ज़्यादा या 100 के आसपास लोग बैठे हैं। आप अंदाज़ा स्वयं लगाइए, समेत मेरे, मैं भी उनमें शामिल हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं कि आदमी या तो ज़मानत पर रिहा है या फरार। ये दुष्यंत ने कहा था। संदर्भ यही था कि आज भी स्थिति ये है कि हम लोग कितनी किताबें बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं। आप स्वयं इस बात का निर्णय कीजिए। बहुत सारे फ़ैसले हमें अपने भीतर से लेने होते हैं और हम देखें कि क्या हम वाकई पुस्तकें ख़रीदते हैं। और स्थिति पुस्तकों की खरीद की ये होती है कि यशपाल का सिंहावलोकन जो 3 जिल्दों में उत्तर प्रदेश से छपा, आपको याद होगा विप्लव प्रकाशन से, उसका दूसरा संस्करण नहीं छप पाया। और इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके संस्करण तो कई छपे, लेकिन लेखक के पल्ले एक धेला भी नहीं पड़ा। उसके मूल रूप में जो उसने पूंजी खर्च की थी, वो पूंजी भी उसको वो पुस्तकें दे नहीं पाई। तो इस स्थिति से भी हमें कहीं ना कहीं उभरना होगा कि हिंदी को अगर हम वाकई सम्मानजनक स्थान देना चाहते हैं, जितना भी सम्मान मिला है वो लोगों के कारण मिला है, लोग उसको अपनाते हैं, आम आदमी अपनाता है। आप ये देखिए कि ये ज़रूरत आम आदमी की भी है और या बाज़ार की है। बाज़ार की मजबूरी है कि अगर CNN को कोई अपना चैनल चलाना है तो उनको हिंदी में भी देना पड़ता है।
अब ये बाज़ार की अपनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बाज़ार की व्यवस्थाओं पर हम लोग भाषा की दृष्टि से जब गर्व करने की बात करते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। हम इस भाषा के लिए कितने गंभीर हैं, अपनी भाषा के लिए, ये हमें कभी ना कभी ज़रूर गंभीरता से थोड़ा सा इसका मनन, इस पर चिंतन कर लेना चाहिए। और जहाँ तक कभी बौद्धिक परंपराओं की बात मुझे विषय दिया गया था, उस विषय के लिए मेरे ख्याल में अब समय कम बचा है। वैसे भी बौद्धिक बातों के लिए समय कहाँ बचता है, ना आपके पास ना मेरे पास। लेकिन कुछ एक बातें हैं जो उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। अब बौद्धिकता के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण हैं। मेरे पास उर्दू एकेडमी भी है, तो उर्दू साहित्य का एक शेर है कि अक्ल ने बर्बाद कर डाली हैं कितनी बस्तियाँ, अक्ल ने बर्बाद कर डाली हैं कितनी बस्तियाँ, और इश्क ने आबाद कर डाले हैं वीराने बहुत। और ये इश्क जो है, ये कोई शारीरिक इश्क की बात मैं नहीं कर रहा, ये बहुत कुछ ऊपर तक ले जाता है, लेकिन वो आबाद करता है। और बौद्धिकता कई बार तब थकाती है जब उसके परिणाम जो है उनको एक जैसे माखन निकालते हैं, उस तरह से हम अगर मंथन में निकाल ना पाएँ तो बड़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए थोड़ा सा गंभीरता से हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए। आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतने महत्वपूर्ण और ओजस्वी वक्तव्य हमारे सामने आए हैं, उनका तो हार्दिक मनन करना ही चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि हम आज भी बहुत सारी बातों से मुक्त नहीं हो पाए। और अंग्रेज़ी की बात जब भी करते हैं तो तब ये भी बात याद रखिए कि अंग्रेज़ी को भी उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर या अपने क्षेत्र की भाषा बनने में 6000 वर्ष का समय लगा। 6000 वर्ष। उससे पहले इसके बिल्कुल अलग अलग स्वरूप थे, वो सारे भाषाविद जानते हैं, मैं ज़्यादा उस बारे में नहीं कहूँगा। लेकिन हिंदी के लिए ये समस्या नहीं है, इतने वर्ष नहीं लगेंगे, इसलिए कि हम लोग समझते हैं कि ये हमारे संस्कार में रची बसी भाषा है। सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि इसके व्यवहारिक पक्ष को लेकर हम थोड़ा सा गंभीर प्रयास करें, और सिर्फ इस बात पर गर्व ना करें कि 26 विश्वविद्यालयों में इसका प्रसार है। लेकिन इसके गर्व का विषय ये भी है कि मैं एक बार लाहौर के पंजाब विश्वविद्यालय में एक वक्तव्य के लिए मुझे बुलाया गया था। मेरा लेक्चर तो था पत्रकारिता पर, लेकिन साथ में वहाँ के जो उस समय कुलपति थे, उन्होंने ये कहा कि आपके संस्कृत साहित्य की 1200 पांडुलिपियाँ हमारे पास पड़ी हैं, लेकिन आज तक ना तो आपने दूतावास ने कभी पूछा और ना ही किसी विद्वान ने आकर हमसे पूछा। उनको संभालने में हमारा बजट जो खर्च होता है वो हमें बोझ लगता है। बोझ इसलिए कि हमारे यहाँ उसका प्रयोग करने वाला कोई नहीं है। तो ये स्थितियाँ भी हैं जो दुखद हैं, इनकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। हमें इस बात का तो गर्व है कि हम मोहनजोदड़ो की सभ्यता से संबंध रखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंध रखते हैं, हमारे राखी गढ़ी पर भी हमें गर्व होता है। लेकिन इन चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को गंभीरता से, थोड़ा सा बौद्धिक स्तर पर इनको ईमानदारी से लेते हुए हम कहाँ तक इन्हें प्रस्थापित कर पाते हैं, ये एक गंभीर मुद्दा है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने तो हमें जो गर्व के क्षण दिए वो अद्भुत हैं, और ये अद्भुत क्षणों के बावजूद मैं समझता हूँ कि एक रूखापन भी नहीं है। हमने 2 बार राज्य स्तरीय समारोह किए, दोनों बार हमारे राज्य के मुख्यमंत्री अकादमियों के अध्यक्ष वो भी आए, और अच्छा लगा कि मंच पर बैठे बैठे उन्होंने 2 स्वरचित रचनाएं वहाँ पर पढ़ी। और ये अच्छा लगता है कई बार कि अगर प्रेरक हम लोग, हमारा परिवेश कोई भूमिका अदा कर सकता है तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन जब हिंदी के छात्र, विद्वान, शोधार्थी जब अपने दायित्व का वहन नहीं कर सकते तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मेरा विनम्र आग्रह ये है कि इन गंभीर विषयों पर भी हमें साहित्य भारती की ओर से कुछ पहलकदमियाँ करनी चाहिए। और जहाँ जहाँ ये अकादमियाँ तो आपका एक अंग हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आपके लिए तत्पर हैं, और जो जो दायित्व आप सौंपेंगे उनका पूरी तरह से वहन होगा। लेकिन हर विषय को थोड़ा सा गंभीरता से लिया जाना ये बहुत ज़रूरी है। गंभीरता के साथ एक शब्द का प्रयोग, अभी ईमानदारी शब्द का प्रयोग किसी वक्ता ने किया था कि वो फलां बहुत ईमानदार है। डॉक्टर भीम सिंह आपके बारे में शायद मैं ऐसे आरोप मानता हूँ आजकल के वक्त में।
अब ये क्या करें? परिस्थितियां हमारे सामने ऐसी हैं कि किसी भी विद्वान का समुचित अभिनंदन, समुचित उनका मूल्यांकन, उनका सही मानों में सम्मान कई बार लगता है कि हम करने के लायक भी नहीं हैं। बहुत अपनी से चूक हुई हैं और उन सारी भूलों को, उनका निवारण अगर हम कुछ प्रतिशत भी कर लेंगे तो ये बहुत बड़ी राष्ट्र की भी सेवा होगी, हिंदी की सेवा होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गौरव के जो क्षण हैं वो सही मानों में गौरव के क्षण बने रहेंगे। धन्यवाद।